मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। तो पहले तो ये Evening, बता ma'am. दो कि जो लास्ट चैप्टर चला, गुड इवनिंग। मोशन इन 2D में डाउट है किसी को? नो मैम। ओके, आज हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं स्कूल में? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. कोई लॉ याद है? यस मैम। अच्छा, तो धीरे धीरे हम उन लॉज के बारे में बात करेंगे। कितने लॉज होते हैं हमारे पास मोशन के? 3। 3। किसने दिए थे वो? न्यूटन। Good evening, ma'am. अच्छा, गुड इवनिंग। और ये एप्पल नीचे गिरता ही किसने दिया था? Newton. न्यूटन। न्यूटन। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले टर्म आती है फोर्स। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं कार्टून से। अब एक गेट को ऐसे खींच रहा है और एक गेट को ऐसे कर रहा है। अब दो टर्म्स होती है, एक होती है पुश और एक होती है पुल। अब आप लोग बताओगे कि कौन सा है? ग्रीन टी शर्ट वाला पहले क्या कर रहा है और येलो वाला क्या कर रहा है? मैम ग्रीन वाला पुश कर रहा है और येलो वाला पुल। ओके, ग्रीन वाला पुश कर रहा है, येलो वाला पुल कर रहा है। ग्रीन वाला पुल, मैम येलो वाला ग्रीन वाला पुश। पुल कर रहा है और येलो वाला पुश कर रहा है। करेक्ट। पुश करने का मतलब देखो, याद रखो, पुश का मतलब होता है धक्का। तो जब भी हम धक्का देने जैसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे पुश। कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आप इस साइड किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो तो उसको तो बोलते हैं पुश। पर अगर आप यहाँ पे ही खड़े हो पर अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो उसको बोलते हैं पुल। ये बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो ये पुश और पुल क्या है, हम दम लगा रहे हैं कि भाई खुल जा, ऐसे ऐसे खुल, पुश करके खुल जाए, पुल करके खुल जाए। तो फोर्स बेसिकली ये पुश और पुल ही होता है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करते हैं। अब स्टेट चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि हमने जम्मू से यहाँ पे हिमाचल कर दिया। स्टेट का मतलब है उसकी कंडीशन, और कंडीशन से हमारे पास अलग अलग केस होते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि डब्बा रखा हुआ है एक स्लैब पे, तो ये रुका हुआ है, रेस्ट पर है। यस मैम। मैम अब इसके ऊपर मैंने इधर से फोर्स लगा दिया है, तो अब ये क्या कर रही हूँ, मैं इसको रेस्ट से मोशन में ला। तो मैंने इसके ऊपर पुश फोर्स लगाया तो ये रेस्ट से मोशन में आ गया। सिमिलरली अगर ये बॉक्स जो है मूव कर रहा है, अब मैं यहाँ से इसके ऊपर ऐसे हाथ लगा दूं कि नहीं, मैं इसे रोकना चाह रही हूँ, तो अब मैंने क्या किया, इसे मोशन से रेस्ट पे ले। ऐसे ही अगर कोई कार है या फिर मान लो आप साइकिल चलानी आती है सबको? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही नो है। मैम। मेरी आवाज कम आ रही है? यस मैम। नो क्लियर आ रही है नहीं आ रही, मैं बता दो। मैम मैम क्लियर आ रही है लेकिन मैम कम आ रही है कुछ। अच्छा, अभी ठीक है आवाज? यस मैम। यस मैम। ओके, तो हमारे पास क्या हुआ, अगला केस क्या हुआ। मान लो आप साइकिल चला रहे हो, अगर आप अपने पेडल को जो पैरों से एक धीरे 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 कांस्टेंट स्पीड पे चला रहे हो, मजे लेते, फिर आपको एकदम से तेज भगानी है कि नहीं, पीछे डॉगीज पड़ गए, अब तो मेरे को तेज भगानी पड़ेगी, तो आपको दम लगाना पड़ रहा है। यस मैम। यस मैम। तो ये भी हमने फोर्स लगाया। अब इस फोर्स से क्या हुआ, आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे थे, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे, आपने दम लगाया ताकि आपकी स्पीड अब 10 से 40 हो जाए, मतलब हम यूनिफॉर्म से एक्सेलरेटेड मोशन में चले गए। उसके लिए भी क्या लगता है, फोर्स लगता है। फिर मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक इस तरफ अपने बॉल को किक किया, वो उधर जा रही है ऊपर की तरफ। अब आप चाह रहे हो कि वो इस साइड जाए, तो आपको यहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगा ना, उसे किक मारनी पड़ेगी। यस मैम। तो फोर्स से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, हम उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं, रेस्ट से मोशन पे, मोशन से रेस्ट पे, या फिर मोशन में भी है तो उसमें भी एक्सेलरेशन लाके, अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो डायरेक्शन बदल। अब यहाँ पे ये कुछ लोग रस्सी खींच रहे हैं, ये गेम खेला है कभी स्कूल में? यस मैम।
Yes, ma'am. स्कूल में नहीं खेला होगा, तुमने बहन भाई के साथ खेला होगा, नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरा है ना। तो Yes, यहाँ ma'am. पे मेरे को ये बताओ, ये कौन सी साइड फोर्स लगा रहे हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड? Left. Left side. लेफ्ट। ये कौन सी साइड लगा Right. Right side. रहे हैं? अब हमने लेफ्ट और राइट क्यों बोला है? अगर मैं बोलूं भाई सेम ही है, चाहे लेफ्ट बोले राइट बोलो, उससे फर्क नहीं पड़े, तो क्या वो स्टेटमेंट करेक्ट है? No, ma'am. वो करेक्ट नहीं है। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे फिर से एक ब्लॉक है, मैं इधर से फोर्स Good लगा रही evening, हूँ। ma'am. गुड इवनिंग शीतल, मैं इधर से फोर्स लगा रही हूँ, तो ब्लॉक लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड? Left. Left साइड। पर अगर मैं इधर से लगा रही हूँ तो Right. side. राइट साइड। मतलब फोर्स तो भाई डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और जो चीज डायरेक्शन पे डिपेंड करती है वो कैसी होती है? Vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास फोर्स क्या आ गया? वेक्टर क्वांटिटी आ गया। फिर वो जिस डायरेक्शन में लग रही है उसके हिसाब से हमें उसका रिजल्ट मिलता है। ये बात समझ आई सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसके ऊपर कि हमारे पास फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है न्यूटन, और उसी की अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो वो होती है डायन। किसको पता है 1 न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन? 1 Newton is equal to 10 to the power 10 5 is power. 10 की पावर 5 डायन। वेरी गुड। तो हमारे पास ये रिलेशन आता है कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन। अब हमारे पास फोर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मेरे को ये बताओ कि अगर फोर्स वेक्टर है तो क्या ये पॉसिबल है कि मास भी स्केलर हो और एक्सेलरेशन भी स्केलर हो? No. No, ma'am. वो नहीं पॉसिबल, क्योंकि अगर जैसे मैं 4 इंटू 8 कर रही हूं, उसका आंसर तो हमेशा एक नंबर ही आएगा, वो डायरेक्शन तो नहीं बता सकता। तो मतलब एक वेक्टर और एक स्केलर होना चाहिए। जैसे 4 इंटू आई कैप, तो आई कैप से डायरेक्शन पता चल रही है, 4 से साइज पता चल रहा है। या फिर वेक्टर क्रॉस वेक्टर, इन दोनों केस में वेक्टर बन रहा है ना आंसर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मेरे को बताओ मास और एक्सेलरेशन में क्या ये दोनों टर्म वेक्टर हैं या एक स्केलर है एक वेक्टर है? मैम एक स्केलर एक वेक्टर है। एक स्केलर है एक वेक्टर है। स्केलर कौन सी है? मास। Ma'am. मास। तो मास हमारे पास यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं मास को राइट से देखूं, लेफ्ट से देखूं, ऊपर से देखूं, नीचे से देखूं, क्या फर्क पड़ेगा? No, ma'am. नो मैम। एक्सेलरेशन में पड़ता है फर्क। ये बात क्लियर है सबको? यस Yes, ma'am. मैम। यस मैम। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT minus 2. T minus 2. M1 L1 T माइनस 2। ये हमारे पास मास के लिए हो गया, LT माइनस 2 एक्सेलरेशन के लिए। किसी को डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। अब हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है नीचे कि इट फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। मतलब वेक्टर के जो भी लॉज हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट वाला, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, यूनिट वेक्टर वाला, या कोई भी लॉ है वेक्टर एल्जेब्रा की, कि अगर मैं ऐड करूंगी तो वेक्टर बनेगा, सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वेक्टर बनेगा, वो सारे के सारे लॉज फोर्स भी फॉलो करता है, क्योंकि वो एक वेक्टर है। ऐसे अगर आप कोई भी वेक्टर की बात करोगे, वो सब वेक्टर्स के लॉज को फॉलो करते हैं। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब यहाँ पे बिल्ली बेचारी चल रही थी और के थक गई और सो गई। ऐसे ही मान लेते हैं आपको क्या करना है, आप पूरी रात अपनी दोस्त के घर चले गए और बातें करते गए नहीं सोए। अगले दिन आप शादी में चले गए किसी की, में रात की शादी थी, शादी में भी नहीं सोए। क्या तीसरे दिन आप सो गए या नहीं सो गए? यस मैम। यस सोएंगे ना, है ना? सोएंगे हम तो, तीसरे दिन तो सोना ही पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कि कुछ लोग में इतनी एनर्जी थी वो तीसरे दिन भी नहीं सोए, वो तीसरे दिन पिक्चर देख रहे हैं पूरी रात, तो चौथे दिन सो गए, Yes, ma'am. यस मैम। है ना? Yes, ma'am. मतलब हमें लास्ट में चाहे 3 दिन बाद देखो या किसी को अभी रात के 10 बजे ही देख लो, सोना तो पड़ेगा।
तो हमारे पास एक यही एरिस्टोटल ने हमें एक बात बताई कि हर एक बॉडी जो है वो हमारे पास हमेशा चाहती है कि वो रेस्ट पे रहे। मतलब किसी भी बॉडी की जो बेसिक आदत होती है वो होती है रेस्ट पे रहना। जैसे आप लोगों की भी आदत है कि भाई लास्ट में थक हार के हमें सोना ही है। फिर अगर आप चाहते हो कि आप अगले दिन कुछ ना कुछ काम करो तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, है ना? Yes, ma'am. Ma'am. तो आपको एनर्जी चाहिए तो आप कहीं कुछ खाओगे तो उससे एनर्जी आएगी, या फिर नहा लोगे उससे एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हर ऑब्जेक्ट की हमारे पास बेसिक आदत होती है कि वो रेस्ट पे रहे। और स्टार्टिंग में अगर रेस्ट पे नहीं है तो वो धीरे 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 तीसरे दिन चौथे दिन 1 घंटे में 2 घंटे में रेस्ट पे आ जाए। और उसके बाद अगर हमें फिर से कुछ काम करवाना है तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब तक ये बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा वो ऑब्जेक्ट वापस से रेस्ट पे रहेगा। जैसे अभी बिल्ली को नींद आ रही थी, वो सो गई, पर अभी यहाँ पे कुत्ता आ जाए भाग जाएगी, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो हमने एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड किया। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमारे पास अगली प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। ये कार्टून पता है किसी को? No, ma'am. Sponge. हाँ, स्पंज बॉब है ये। Sponge. ना यहाँ शिजुका होती तो पता होता। Yes, अच्छा, तो ये हमारे पास स्पंज बॉब है, ये कार्टून है और ये सो रहा है। अभी सोता रहेगा सोता रहेगा सोता रहेगा जब तक कि अलार्म नहीं बज रही। ऐसे ही संडे का दिन है, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, दिव्यांशी उठ ही नहीं रही है, उठ ही नहीं रही है। फिर मम्मी आती है गुस्से में, दिव्यांशी 10 बज गए, खड़े हो लो, है ना? तब जाके दिव्यांशी जग रही है। तो मम्मी की डांट हमें मिली तभी जगे हम, Yes, ma'am. है ना? वरना हम लोग सोते रहेंगे। तो ऐसी इनर्शिया भी एक ऐसी चीज होती है, जैसे हमारे अंदर इनर्शिया है कि हम आलसी बने रहेंगे जब तक कि हमारी मम्मी हमें डांटे नहीं। तो ऐसे ही इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो जो कर रहा है वो ही करता रहेगा जब तक कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता। जैसे हम सो रहे हैं तो सोते ही रहेंगे जब तक कि मम्मी की डांट नहीं पड़ती, और जो चीज हम कर रहे हैं उसके साथ इनर्शिया लगा देते हैं। जैसे सोने के टाइम पे मैं बोल सकती हूँ ये क्या है, इनर्शिया ऑफ लेजीनेस, कि हम जब तक सोते रहेंगे जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स मतलब मम्मी ना डांट मारे। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे इनर्शिया का मतलब है ये एक प्रॉपर्टी होती है एक बॉडी के, उसके अंदर ही होती है प्रॉपर्टी, कोई बाहर से नहीं आ रही है, उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती। अब स्टेट कौन सी, या तो रेस्ट वाली, या फिर यूनिफॉर्म मोशन वाली, और एक स्ट्रेट लाइन वाली। मतलब अगर वो रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, और अगर इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ जाता रहेगा। और ये किसके कारण जा रहा है, ये इनर्शिया के कारण जा रहा है। इस डेफिनेशन में किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. अब हमारे पास 3 टाइप का इनर्शिया था जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, उसको समझ। सबसे पहले है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहना चाहता है। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब वो चलता रहना चाहता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में जाते रहना चाहता है। तो रेस्ट का देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक बस, अब वो बस रुकी हुई थी तो ये बलून ऐसे लगा। जैसे अगर मान लो कि आपको आप अपने रूम में बैठे हुए हो और मम्मी बोल रही चलो बाहर आ जाओ, आपको मन नहीं कर रहा है तो आप बेड को पकड़ के बैठे रहोगे, नहीं मेरे को नहीं जाना नहीं जाना, है ना? मम्मी खींच रही है। ऐसे ही ये बलून यहाँ पे लटका हुआ था, ये चाह रहा था कि यहीं पे रहे, ये इसका कमरा था, पर अब ये बस इसे आगे की तरफ खींच के लेके जा रही है। तो ये क्या करेगा, जिद करेगा कि नहीं मेरे को आगे नहीं जाना, तो बस भी अगर आगे चली गई फिर भी ऐसे पीछे लटका रहेगा कि नहीं मेरे को पीछे ही रहना है। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये बलून क्या था, रेस्ट पे था, रुका हुआ, और बाद में भी चाह रहा था कि भाई मैं जहां पे हूं मैं वहीं पे रहूं और रेस्ट पे रहूं। तो उसके कारण क्या हुआ, ये पीछे की तरफ गिर रहा है। ऐसी अगर बस रुकी हुई है और एकदम से चलने लग जाए तो हम किधर गिरते हैं, आगे या पीछे? की तरफ आगे. ये इमेजिन करके देख सकते हैं, आप बैठे हुए हो,
एकदम से बस चलते पीछे नहीं गिरते हैं। Yes, ma'am. एकदम से चले हाँ एकदम से चले, मैम, हम पीछे की तरफ बढ़ते हैं। पीछे की तरफ गिरते हैं ना। और अगर चल रही हो और फिर एकदम से रुक जाए तो मैम, आगे की तरफ आगे की तरफ गिरते हैं। अब उसको भी देखते हैं। अब यहाँ पे बेचारा जिराफ सीधा चलना चाह रहा था, पर ये आगे रास्ता बंद हो गया तो ये कार रुक गई, पर ये रुकना नहीं चाह रहा था। तो ये क्या हुआ, ये अभी भी आगे की तरफ जाना चाह, तो ये कार तो नहीं जा रही है, पर ये क्या करेगा, ये अपनी बॉडी को आगे ले जाएगा ताकि अभी भी मोशन में रहे। ऐसे ही जैसे बस में, अगर बस रुकी हुई है, सॉरी बस चल रही है और एकदम से रुक जाए तो हम एकदम से आगे की तरफ झटका लगता है, तभी कहते हैं थोड़ा आराम से ब्रेक मारो वरना सामने टक्कर हो जाएगी। ये भी क्लियर है सबको, इनर्शिया ऑफ मोशन। यस मैम। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखते हैं। अब मेरे को ये बताओ, मान लो एक बस जा रही है ऐसे, इधर बस जा रही है, कोई भी चीज है, कार जा रही है ऐसे, आप इस कार में बैठे भी हो और ये कार को ना यहाँ पे एकदम से फटाफट मोड़ना है, तो आप इधर राइट साइड गिरोगे या लेफ्ट साइड गिरते राइट। राइट साइड। हो? राइट साइड गिरते हैं ना, कि एकदम से उसने टर्न किया तो हम सब टेढ़े हो जाते हैं, तो साथ साल इंसान पे गिर जाते हो आप, है ना। आपने अपनी बहन को दबा दिया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हम चाह रहे थे कि अभी भी हम इस सीधे वाली डायरेक्शन में चलते रहे। अब अगर हम इस साइड मुड़ गए तो हम तो चाह रहे थे हम अभी भी सीधा जाएं, तो हम इस साइड गिरते हैं जिस डायरेक्शन में हम पहले चल रहे, मतलब राइट साइड। ऐसे ही अगर हम लेफ्ट साइड मुड़, ऐसे अगर हम राइट साइड मुड़ रहे हैं तो कौन सी साइड गिरेंगे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। ये क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। Yes, Yes, ma'am. अब यहाँ पे, अच्छा इससे पहले मेरे को ये बताओ, अगर मेरे पास यहाँ एक कारपेट है और वो कारपेट जो है उस पर बहुत सारी डस्ट है, कारपेट पता है सबको? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे एक कारपेट है, उस पे ना बहुत सारी डस्ट है। मैंने एक लकड़ी लिया और इसको पीट दिया बहुत सारा, ताकि सारी डस्ट नीचे गिर जाए। तो ये डस्ट नीचे की तरफ किसके कारण गिर रही है, रेस्ट के कारण, मोशन के कारण या डायरेक्शन के कारण? रेस्ट। रेस्ट के कारण। ये क्लियर है सबको कि वो भी रुके रहना चाह रही थी, पर आप क्या कर रहे हो, Yes, ma'am. तुम मार के मूव करना चाह रहे हो, तो ऐसे ही रुकी रुकी नीचे गिर जाए, उसने अपनी जगह चेंज नहीं करी। ये बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अभी काफी लोग हैं तो मैं बता देती हूँ कि इस बार संडे को आपके टेस्ट में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आएगा, मोशन 1D आएगा, 2D आएगा और वेक्टर्स आएंगे। इन चारों टॉपिक्स का टेस्ट, ठीक है? तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और कोई डाउट होगा तो मेरे को भेजते रहे। सुन गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमारे पास न्यूटन ने 3 लॉ दी। अब यहाँ एक वर्ड है क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, क्वालिटी और क्वांटिटी में कौन फर्क बताएगा, बता दो। क्वांटिटी होता है मैम, जैसे हम कोई चीज मेजर करते हैं तो कितनी क्वांटिटी में ली, और क्वालिटी मतलब कि उस चीज की क्वालिटी क्या है, अच्छी है ठीक, बुरी है। तो मतलब क्वालिटी में हम बोल के ही बता सकते हैं, पर क्वांटिटी में हम नाप के बता सकते हैं, यही मतलब है Yes, ma'am. है ना। तो हमें न्यूटन के पहले लॉ से हमें मिलती है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फोर्स। अब फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में या फिर बायो में कहीं पर भी क्वालिटेटिव का मतलब आ रहा है, हम उससे बस उसका मीनिंग जान सकते हैं कि ये जो फर्स्ट लॉ है वो हमें बताता है फोर्स का मतलब क्या होता है। फिर सेकेंड लॉ में हमारे पास क्वांटिटेटिव आया। तो क्वांटिटेटिव मतलब कितना फोर्स। अब कितना फोर्स तो हमें सिर्फ फॉर्मूला बता सकता है। तो सेकंड वाले लॉ से हमें मिलता है फोर्स का फॉर्मूला, पर फर्स्ट वाले से सिर्फ मीनिंग मिलता है। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. और जो थर्ड लॉ है ये बताता है कि एक अकेला फोर्स कभी भी नहीं होगा। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है? Ma'am, every reaction opposite. हाँ, हमें मैम, हम हम किसी एक्शन कर रहे हैं तो चीज हमें पर रिएक्शन मिलता है। हाँ बोलो दिव्यांशी। Yes, ma'am.
मैम मैं ये बोल रही थी कि अगर हम किसी पे फोर्स लगाते तो वो भी हम पर फोर्स लगाती है चीज। करेक्ट, वो भी हम पे फोर्स लगा। अब सबसे पहले लॉ को देखो, तो ये और इनर्शिया बिल्कुल सेम, इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये लॉ क्या कहता है कि एक बॉडी है वो हमेशा अपनी स्टेट में रहेगी, रेस्ट की में या यूनिफॉर्म मोशन की में, जब तक कि एक नेट एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। तो एक यहाँ पे बात है कि जहां पे भी फिजिक्स में लॉज आएंगे ना, तो उसकी स्टेटमेंट प्लीज चेंज मत करना। मार्क्स कट जाते हैं, चाहे स्कूल हो, बोर्ड हो, या फिर आगे भी हो। लॉज कुछ ऐसी चीजें उनकी फिक्स है स्टेट, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो बुक में तो करेक्ट ही होगी, वरना स्कूल में मैम पढ़ा रही है वो भी करेक्ट पढ़ा रही होंगी, तो आप एक डेफिनेशन पे टिके रहो। अगर आप जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिख दोगे अ बॉडी एट रेस्ट और मोशन, तो ये लॉ गलत हो जाए। इसमें ये जो वर्ड है यूनिफॉर्म मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे यही बोला गया है कि जब तक कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होती। और जब मैंने फोर्स बताया था, तो फोर्स क्या था? वो चीज जिससे हम किसी बॉडी की स्टेट चेंज कर सके। तो न्यूटन के पहले लॉ को अगर मैं उल्टा पढ़ने लगूं कि अगर कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे, तो हम उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। यही हमारी क्या होती है, फोर्स की डेफिनेशन। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर का फोर्स, अंदर का नहीं। और नेट का मतलब है यहाँ पे, क्या होता है नेट का मतलब? इंटरनेट। नो। बताओ। टोटल। नेट का मतलब है टोटल, कि हो सकता है कि टोटल जो फोर्स हो वो 0 हो जाए, पर नेट जब तक फोर्स कुछ ना कुछ होगा, चाहे 10 न्यूटन हो, उसी से हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकते। अब यहाँ पे बॉल रेस्ट पे थी, पर जैसे ही इस फुटबॉलर ने इसको किक मारी, ये मूव करने लग जाएगी। ऐसे यहाँ पे बॉल मूव कर रही थी, पर जैसे ये गोल का नेट आ गया, ये फिर से रुक गई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड का मतलब समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक प्लेट जंक फूड खा लिया और एक प्लेट हेल्दी फूड खा लिया, बैलेंस हो गए ना दोनों, यस मैम। यस मैम। है ना? अब मान लेते हैं कि आपने पूरा दिन चिप्स 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 खा लिए और हेल्दी फूड बिल्कुल नहीं खाया, तो तबीयत खराब हो जाएगी, Yes, मैम। yes, है ना? ma'am. तो इसमें क्या हुआ, फूड अनबैलेंस हो गया। ऐसे ही फोर्स, अगर कुछ इधर से लग रहा है लेफ्ट साइड से और कुछ राइट साइड से लग रहा है, वो दोनों बराबर है तो बैलेंस कर देते हैं एक दूसरे को। पर अगर एक तरफ से ज्यादा लग रहा है, एक तरफ से कम लग रहा है, तो उसको कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और जैसे ही ऐसा फोर्स एक्ट करता है, हमारी बॉडी की स्टेट चेंज हो जाती है। ये बात समझ आई सबको? यस यस मैम। Okay. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया। अब इसको समझते हैं। मैम, एक बार पीछे वाला रिपीट कर दो। और ये अनबैलेंस वाला, यस मैम। अच्छा ये ना अभी मैं आगे प्रॉपर नेट फोर्स समझाऊंगी, तब एक बार मैं क्लियर करूंगी, तब पूछूंगी आपसे पूरा डायग्राम यस के मैम। साथ, इसलिए मैं वैसे मतलब बता। देखो अब मेरे को ये बताओ कि अगर आपके पास एक 1 किलो का लो 1 किलो की लोहे की रॉड है, और फिर आपके पास 10 किलो की लोहे की रॉड है, किसको उठाना आसान होगा? 1 किलो। 1 किलो की। एक किलो। किलो की। अब मान लो कि आप ना यहाँ पे खड़े हो और आपके सामने से 2 चीजें आ रही। एक तो है ट्रक, खूब तेज चलता हुआ आ रहा है, और एक छोटा बच्चा वो पैडल मारते हुए, छोटे बच्चों की साइकिल होती है ना, वो 1-2 साल के बच्चे चला रहे हैं, वो मारता हुआ चलाता हुआ आ रहा है। किसको रोकना आसान है? छोटे साइकिल। बच्चे छोटे को। बच्चे को। छोटे बच्चे को, है ना? क्यों? क्योंकि मैम उसका मास छोटे कम है और वेलोसिटी भी। मास कम है, वो हल्का है। वेलोसिटी दोनों की सेम है, ट्रक भी उसी की स्पीड से चल रहा है, फिर भी आप ट्रक को नहीं रोक पाओगे। वो इसलिए क्योंकि उसका मास कम है, छोटे बच्चे की साइकिल। और इससे हमारे पास एक और चीज आई कि यहाँ पे ये दोनों बॉडीज रेस्ट पे थी, और आप चाह रहे थे कि ये रेस्ट से मोशन पे चली जाए। इस केस में आसान कौन सी हुई? ये हल्के वाली। फिर इस केस में दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में थे, और आप चाह रहे हो ये रेस्ट पे चले जाए। इस केस में भी आसान कौन सी हुई? वो हल्के वाली।
तो मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की मेरे को स्टेट चेंज करनी है तो वो हल्का होना चाहिए, यस मैम। और अगर मैं चाह रही हूँ किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज ना हो मतलब वो भारी होना चाहिए, और स्टेट चेंज ना होने का मतलब क्या था, इनर्शिया। तो जितना ज्यादा भारी कोई ऑब्जेक्ट है उतना ही ज्यादा उसमें इनर्शिया होता है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे हमारे पास लीनियर मोमेंटम, तो मैंने पहले भी बताया था लीनियर का मतलब Straight. एक डायरेक्शन में है ना, स्ट्रेट लाइन। अब लीनियर मोमेंटम हमें ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन। जैसे अब फॉर्मूला अगर आप मैथमेटिकली देखो तो आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, पर मतलब समझते हैं ये बॉल यहाँ पे रुकी हुई है, मतलब मूव नहीं कर रही है, रुकी हुई है, तो क्या इसमें कुछ मोशन है? नो नो मैम। मैम। नहीं। तो इसका मोमेंटम भी अगर आप देखोगे तो वो जीरो ही आएगा। फिर अगर ये बॉडी 5 की स्पीड से मूव करने लग गई और यही सेम 10 की स्पीड से मूव करने लगी, किसमें मोशन ज्यादा है, 10 वाली में 5 वाली में? 10 वाली में. 10 वाली में। 10 वाली में। 10 वाली मैम। करेक्ट। तो हमारे पास जितना ज्यादा मोशन है उतना ज्यादा मोमेंटम होता है। तो हमारे पास मोमेंटम से मतलब क्या पता चलता है, किसी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन। और मैथमेटिकली देखें तो इसका फॉर्मूला होता है मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू एमवी। वेलोसिटी। करेक्ट। अब यहाँ पे याद रखना स्मॉल पी से होता है मोमेंटम, कभी भी कैपिटल पी से नहीं होता है। कैपिटल पी से क्या होता है? Pressure. प्रेशर। प्रेशर होता है। प्रेशर। करेक्ट। और पावर भी होती है ना, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। पर स्मॉल पी अगर लिखा हुआ है तो वो लीनियर मोमेंटम होगा। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, अब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है स्केल। वेक्टर। Vector. वेक्टर होती है, करेक्ट। और मास और वेलोसिटी में से कौन सी वेक्टर होती है? वेलोसिटी Velocity. वेक्टर और मास स्केलर। वेलोसिटी मास वेलोसिटी स्केलर। वेक्टर, मास स्केलर। यहाँ तक किसी को डाउट है? No, नो मैम। ma'am. नो मैम। अब देखो, जब आपने ये पढ़ा होगा कि अगर मैं लिख रही हूँ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तब प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या लगाते हैं? Constant. K लगा देते हैं और या B लिखते हैं। अब ऐसे ही मेरे पास है P इक्वल टू mB। अगर मैं मास को कांस्टेंट कर दूं कि मास मेरा कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यस मैम। है ना? ऐसे ही अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दूं, अब मास चेंज हो गया, तो मोमेंटम क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसमें किसी को डाउट है? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. डाउट नहीं है तो ये बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? मैम कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा. बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी डबल हो रही है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? डबल। 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 Double. अब इन दोनों के लिए ग्राफ देखते हैं। अगर मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो अगर मेरा मास बढ़ रहा है तो साथ में देखो उतने ही अमाउंट से मोमेंटम बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। Yes, ma'am. ऐसे ही अगर मेरे पास मास कांस्टेंट है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी बदल रही है तो साथ ही में मोमेंटम भी चेंज होगा। अब मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होगी? Meter per second. मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी की होगी, मास का केजी भी तो लगेगा। Yes, ma'am. केजी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूं तो मैं MLT minus 1. एमएलटी में। MLT माइनस 1। अब मेरे को ये बताओ ये ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ पे एक बॉल ऐसे जा रही है, फिर ये लास्ट वाली के ऊपर जा रही है, अगर ये तीनों नहीं गई तो। और ये ऊपर जा ही क्यों रही है? कोई बता सकता है? मैम क्योंकि ये बोलो रिया। मैम जो ऊपर जा रही है और वापस आ रही है वो तीनों पे फोर्स लगा रही है जिससे लास्ट वाला ऊपर जा रहा है. हाँ, वो तीनों पे फोर्स लगा रही है, वो फोर्स पे लास्ट में ट्रांसफर हो रहा है ना। और ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे
ये बॉल जा रही थी 50 की वेलोसिटी से, फिर बाद में तो रुक गई। एनर्जी ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। हाँ, एनर्जी ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, पर बेसिकली यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होता है और फोर्स ट्रांसफर होता है। फोर्स के साथ साथ एनर्जी भी होती है। मोमेंटम कंजर्व कैसे है? जैसे पहले मान लो कि ये जो बॉल थी ये 50 की स्पीड से आ रही है, फिर बाद में तो रुक गई ना, यस जीरो हो गई। मैम। अब हमारे Yes, ma'am. पास जो लीनियर मोमेंटम का लॉ होता था वो कहता था भाई मोमेंटम ना खत्म नहीं हो सकता, जितना है उतना ही रहेगा पहले और बाद में। अब इसमें तो देखो 50 का जीरो हो गया, तो ये 50 कहाँ गया मोमेंटम? वो मोमेंटम इस लास्ट वाली बॉल ने ले लिया और उसी मोमेंटम से वो ऊपर चढ़ गई। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमारे पास आता है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन के सेकंड लॉ को समझते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लो कि मेरे पास एक बॉल है फिर से रुकी हुई, और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा बदलेगी या थोड़ी बदलेगी? हल्का सा फोर्स लगाया, पहले 0 वेलोसिटी से थी और बाद में कुछ वेलोसिटी हो गई, मान लेते हैं 5, और मैंने फोर्स लगाया थोड़ा। अब मैं इस फोर्स को बढ़ा दूं तो ये 5 होगा या 5 से ज्यादा होगा? 5 से ज्यादा। Zyada. ज्यादा होगा, करेक्ट। मतलब मैं जितना ज्यादा फोर्स लगा रही हूँ उतना ज्यादा मोशन हो रहा है बॉडी में, यस मैम। Yes, है ma'am. ना? और चाहे मोशन हो रहा हो, चाहे मैं जितना दम लगाऊंगी इतने दम से मैं रोक सकती हूँ। तो मोशन का मतलब यहाँ पे चलना स्टार्ट करना भी है और रुकना भी है, दोनों मतलब। तो अगर हम देखें तो न्यूटन का सेकंड लॉ यही बताता है कि हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम कैसे आया? क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। तो जितना ज्यादा हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उतना ज्यादा मोशन में चेंज आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि फोर्स जो है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। Yes, ma'am. ये समझ आया सबको? अब Yes, इसकी ma'am. डेफिनेशन समझते हैं। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the net, मतलब फिर से total external force applied to the body. Further, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसका मतलब समझते हैं। अगर आप इस तरह फोर्स लगा रहे तो ये बॉडी बॉल जो है राइट साइड जाएगी लेफ्ट साइड? Right side. राइट साइड। राइट साइड जाएगी। पर वहीं अगर आप लेफ्ट साइड लगाते तो लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जाएगी। तो ऐसे ही हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम बदलता है। ऐसा नहीं है कि आप इधर से धक्का मार रहे हो और ये बॉल इधर आ रही है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी हम हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आता है के, और उसकी यहाँ पे वैल्यू के 1 हो जाती है। तो इसीलिए हमारे पास बचा चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू Mass into velocity. T equals to mv. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ d/dt ऑफ mv, ऐसे लिख सकती हूँ। Yes, ma'am. अब दो जब चीजें मल्टीप्लाई होती है तो प्रोडक्ट रूल लगता है। यस मैम। यहाँ पे देखो डेरिवेटिव हो रहा है, d/dt डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन में पहुंच गए वापस से। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक बार एक को बाहर निकाल लेते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव कर देते हैं, फिर दूसरे को बाहर निकाल लेते हैं, पहले वाले का कर लेते हैं। याद आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अब ये बताओ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। Zero. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे मास कांस्टेंट है तो ये जो डेरिवेटिव है वो तो कांस्टेंट का हो गया ना, यस Yes, मैम। ma'am. तो ये टर्म मेरे पास 0 हो जाती है और क्या बचता है फॉर्मूले में? m dv/dv। Velocity. ये वाला बच जाता है। 0 इंटू वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यस मैम। और चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम क्या होता है? Acceleration. Acceleration. एक्सीलरेशन। तो
तो यहाँ से हमें अब फॉर्मूला मिल गया फोर्स का कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो हमने बोला था कि न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें फॉर्मूला देता है, वो फॉर्मूला मिल गया। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। अब देखो इस फॉर्मूले को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रॉली है और उसके ऊपर थोड़ा सा सामान है। अब मैं चाह रही हूँ ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करे, और इसमें भी मैं चाह रही हूँ कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही मूव करे, पर मैंने सामान बढ़ा दिया है। तो किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले? सेकंड Second. वाली में। मैं second. सेकंड वाले में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि मास ज्यादा बढ़ गया। ऐसे ही अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे 2 ब्लॉक्स है, दोनों का मास सेम है, 2 kg और 2 kg। अब मैं चाह रही हूँ कि इसका एक्सेलरेशन 2 ना होके 10 हो जाए, तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम? ज्यादा। ज्यादा। मतलब अगर मेरे पास मास सेम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा के लिए फोर्स ज्यादा करना पड़ेगा, पर अगर एक्सेलरेशन सेम है तो फिर से अगर मेरे को मास बढ़ा दिया तो फोर्स ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब जो बोला उसको समझते यस मैम। हैं। F इक्वल्स टू एम ए। अगर मास कांस्टेंट है तो जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही एक्सेलरेशन मिल रहा है, पर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जितना फोर्स लगाना पड़ रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना मास है। मास। दोनों बात समझ आई सबको? यस Yes, मैम। ma'am. कि हमें सेम एक्सेलरेशन के लिए भारी चीजों में तो इतना दम लगाना पड़ रहा है, पर हल्की चीज को हिलाना इतना आसान। तो हमारे पास यहाँ से एक और स्टेटमेंट आ गई सेकेंड लॉ की कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। कि जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली फोर्स पे। और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। जैसे अगर मेरे पास इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है तो इसी डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करेगी। ये बात क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. अब वो समझते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स या नेट फोर्स। तो हमारे पास नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स, कि जितने भी फोर्स एक बॉडी पे एक्ट करते हैं उन सबको जोड़ते चलना। कि अगर मेरे पास 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, F1, F2, F3, तो F नेट क्या हो जाता है, इनको ऐड करना पड़ता है। अब देखो ऐड करते वक्त ये ध्यान रखना है ये वेक्टर को ऐड करना है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, साथ में डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बोल रही हूं कि यहाँ से एक डब्बा है, आप और आपकी फ्रेंड में लड़ाई चल रही है, मेरा ये मेरा है। आप यहाँ से 20 का फोर्स लगा रहे हो, 20 न्यूटन, और आपकी फ्रेंड यहाँ से 20 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। क्या कोई अभी इसे ले पाएगा कभी भी? नो नो मैम। मैम। नहीं, नो मैम। मैम। नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर बराबर हो रहे हैं। कि अगर इस केस में मैं टोटल फोर्स निकालू ना एफ नेट, तो हम मान लेते हैं एक डायरेक्शन चलो राइट वाली पॉजिटिव है, दूसरे वाली नेगेटिव है। आप कोई सी भी ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, बस ध्यान रखना जब फाइनल आंसर लिखोगे उसमें भी कि आपने साइन कौन सा लिया। तो अब इस केस में अगर मैं जोड़ू तो भाई ये वाला 20 जोड़ना है, F1 मान लेते हैं इसे, और ये F2। तो F1 मेरे पास पॉजिटिव साइड है तो प्लस का 20। अब इसी में दूसरे वाला जोड़ना था, पर वो नेगेटिव साइड है तो माइनस का 20। कितना आया टोटल फोर्स? 0। जीरो आ गया ना। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। अब मान लेते हैं कि मैं पहले वाले को 20 की जगह 30 कर देती हूँ, तो टोटल फोर्स कितना आएगा? 10. 10। आएगा। अब देखो भी इसे कि प्लस का 30 प्लस माइनस का 20, हमारे पास बचा प्लस का 10। अब प्लस का मतलब था राइट साइड, तो हमें टोटल हमारे पास क्या बचा लास्ट में कि राइट साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये बात समझ आई सबको? Yes मैम। यस मैम। Yes, ma'am. फिर आपको क्लियर है? यस मैम, क्लियर है।
तो इस केस में क्या हुआ, फोर्स बैलेंस नहीं हो पाए, दोनों अलग अलग थे। अब यहाँ पे मैं आप लोग को छोटा सा क्वेश्चन दे, ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर यहाँ पे एक्ट कर रहा है 10, 30, 40, 50 और डायरेक्शन वही लेनी है, ये है पॉजिटिव आई कैप, ये नेगेटिव आई कैप, ये पॉजिटिव जे कैप, ये नेगेटिव जे कैप, और ये सारे फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो अब आपको बताना है टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे, एक बार ट्राई करो। बस सारे फोर्सेस को जोड़ना है, इतना याद रखना। यहाँ पे 4 फोर्स है, मैं नंबर भी कर देती हूँ चलो एक एक करके, 1, 2, 3, 4, -30 -30, +30 मैम। मैम +30। पहली बात तो ये बता दो 30 कैसे आ रहा है, डायरेक्शंस कहाँ गई सारी? उस केस में मैंने डायरेक्शन इसलिए नहीं ली थी क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन है पूरी एक्स वाली, इसमें एक्स -10 -10 एक्स क्या? मैम -20 आई कैप हाँ और मैम -10 जे कैप। बिल्कुल करेक्ट। देखो इन सबको ऐड करना है, मतलब 1 +2 +3 +4, एक एक करके करते हैं। 1 है मेरे पास 40 और डायरेक्शन क्या है जे कैप। अगर ये दोनों नहीं होते ना 2 और 4 वाले, तो जे कैप लगाने की जरूरत नहीं थी, आपको पता था एक ऊपर एक नीचे, इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। फिर है सेकेंड 10 और ये भी आई कैप में, फिर है 50, ये है माइनस जे कैप में, फिर है 30, ये माइनस आई कैप में। अब आई कैप में सिर्फ आई कैप ही ऐड कर सकते हैं, यस मैम। तो इस टर्म में मैं ये वाली ऐड कर सकती हूँ। प्लस का 10 और माइनस का 30 कितना हो जाएगा? -20। -20, तो -20 आई कैप आ गया। फिर प्लस का 40 माइनस का 50, ये कितना हो जाएगा? -10 -10। -10 जे कैप। तो ये आ गया मेरे पास टोटल फोर्स। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। नो मैम। नो मैम। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वाड्रेंट्स होते थे ये अलग अलग, यस मैम। कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है हमारे पास यहाँ पे ये फोर्स? 4। एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड थर्ड में होता है। देखो यहाँ पे -y -x भी आता है और -y भी आता है, ऐसा तो सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसकी डायरेक्शन बताओ कि एक्स एक्सिस से कितनी डायरेक्शन पे है ये फोर्स। तो आपने ये तो बोल दिया कि इस तरफ बन रहा है, अब मैं डायरेक्शन पूछ रही हूँ एक्स एक्सिस के साथ, मतलब ये थीटा बताना है। और मैं ऑप्शन आपको दे देती हूँ, tan इनवर्स 1/2 या फिर tan इनवर्स 2, कौन सा करेक्ट? ट्राई कर। हम tan इनवर्स 1/2। अच्छा एक आंसर आया 1/2, और कोई आंसर करना चाहता है? और किसी का भी आ जाए तो प्लीज बता देना। रिया मैं नाम भूल जाती हूँ, सॉरी महक। आरुषि क्या आ रहा है? क्वेश्चन समझ आया सबको?
यस मैम। कि हमें Yes, एंगल बताना है। क्या आ रहा है फिर इन दोनों ऑप्शंस में से? जो भी आ रहा है एक बार अपना आंसर बोलो, फिर मैं समझूंगी ना कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। महक, हिना, मैम आंसर बोलो अपना जो भी आ रहा है। अच्छा दिव्यांशी, आप करो एक्सप्लेन सबको कैसे है tan इनवर्स 1/2। मैम tan इनवर्स, क्योंकि मैम ऊपर हमने x वाला कंपोनेंट लिया जो है -10, नीचे मैम ऊपर j वाला कंपोनेंट लिया मतलब y डायरेक्शन वाला, और नीचे x वाला लिया जो -20 है मैम। 10 से 10 कम 10 हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, तो मैम देखो बिल्कुल करेक्ट दिव्यांशी। देखो यहाँ पे एंगल थीटा है और मैंने यहाँ पे आंसर tan इनवर्स में दे रखा है, मतलब tan थीटा आपको निकालना पड़ेगा। अब tan थीटा समझते हैं। tan के लिए तो हमें चाहिए एक परपेंडिकुलर और एक बेस, यही चाहिए। यस मैम। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है या साथ वाला? सामने वाला। सामने। सामने वाला। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब परपेंडिकुलर आप देखो, ये तो y की तरफ जा रहा है, y की तरफ जा रहा है ना परपेंडिकुलर। यस मैम। तो y कंपोनेंट तो मेरा -10 था। ऐसे ही जो बेस है वो तो x की तरफ है, x वाला मेरे पास -20 था। तो tan थीटा अगर हम निकालेंगे तो -10 डिवाइडेड बाय -20। ये समझ आया सबको? यस मैम। बाकी लोग भी बता दो कहाँ पे डाउट है। देखो मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे हमें डायरेक्शन पूछी गई थी कि एक्स एक्सिस के साथ कितनी डायरेक्शन पे, जैसे एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो मैंने वेक्टर तो बना दिया, अभी थीटा बनाना था एक्स के साथ, इसलिए यहाँ पे बना। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये तो y हो गया, और ये जो लेटा हुआ है यहाँ पे बेस हो गया, और ये तो एक्स के साथ में। अब मैं डायरेक्शन बता रही थी फोर्स की, तो फोर्स में ढूंढते हैं कि फोर्स में तो मेरे पास y वाला -10 था और x वाला -20 था। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो हाफ इक्वल्स टू tan थीटा आ गया, और थीटा आ गया tan इनवर्स 1/2। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, why is it easier to change the state of a toy car than actual car? कि क्यों आसान है, हमें खिलौने वाली कार तो आसानी से स्टेट चेंज कर देते हैं पर बड़ी कार नहीं कर पाते। मैम मास की वजह से। मास की वजह से क्या होता है? मैम जितना कम मास होगा उतना हम उसे आसानी से रोक सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इनर। इनर्शिया। इनर्शिया। तो लेसर मास से कितना कैसा होता है इनर्शिया, मोर या कम? लेस। लेसर इनर्शिया। ठीक है, ये क्लियर है सबको फर्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन फोर्स ऑन अ बॉडी बी एवर जीरो इवन इफ सम फोर्स इज अप्लाइड? कि अगर हम किसी बॉडी पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कैसा हो सकता है कि उसके ऊपर जीरो फोर्स लग रहा हो? अगर मैम दोनों अगर साइड से बराबर लग रहे हो तो। बिल्कुल सही। कि अगर यहाँ पे हम लोग इधर से भी 5 न्यूटन लगा रहे हैं और इधर से भी 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे टोटल जोड़ूंगी तो प्लस का 5 आएगा एक, और एक माइनस का 5, तो टोटल फोर्स कितना हो गया? 0। 0। करेक्ट। तो यहाँ पे कैसे फोर्स थे? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मान लो एक बॉडी पे इधर से लग रहा है 50, इधर से भी लग रहा है 50, ऊपर से लग रहा है 100, इधर से भी लग रहा है 100, इधर से लग रहा है 70, और इधर से भी लग रहा है 70। कहने का तो इस पे 1 2 3 4 5 6 फोर्स लग रहे हैं, पर टोटल कितना आ रहा है सबका? 0। 0 आ रहा है।
ये देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, 100 और 100 एक डायरेक्शन में तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऐसे 50 वाला भी 50 को कर देगा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब अगला स्टेटमेंट क्वेश्चन देखते हैं। Yes, As ma'am. per, as per Newton, every body continues to be in state of rest or motion. Then how does anything stop or start moving? कि न्यूटन तो बोलता है भाई कि हर ऑब्जेक्ट जो है हमेशा या तो रेस्ट पे रहेगा या मोशन पे, फिर कोई चीज हिलती कैसे है? या न्यूटन का लॉ ही गलत है? एक्सटर्नल फोर्स। बिल्कुल करेक्ट। कि यहाँ ये तो बोला है न्यूटन ने कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट नहीं चेंज करेगा, पर साथ में ये भी बोला है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है उस केस में क्या होगा, हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब फोर्स भी क्या हो गया, जीरो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट व्हाट कैन यू से अबाउट द नेट फोर्स? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0। क्यों जीरो? मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब मास और वेलोसिटी हो ही नहीं रही, तो मैम नेट फोर्स 0। मोमेंटम कांस्टेंट मतलब मास और वेलोसिटी क्या नहीं हो रही? फिर से बोल सकते हो? दिव्यांशी? यस मैम। हाँ, फिर से एक बार रिपीट कर सकते हो? मैम मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो मास और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, कांस्टेंट होंगी तो फिर? तो मैम टोटल फोर्स 0। हाँ, कैसे टोटल फोर्स जीरो? बीच में एक छोटा सा स्टेप छोड़ रहे हो। मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, मास वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, तो उससे क्या हो रहा है? रिया आपका नेटवर्क ब्रेक हो रहा है। और कोई आंसर करना चाहता है? दिव्यांश ने ऑलमोस्ट सारा बोल दिया, एक छोटा सा पार्ट नहीं बोला। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है कोई नहीं बोलना चाहता? मैम हमारे पास फोर्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम क्या हो जाएगा? अगर मोमेंटम की वैल्यू नहीं बदल रही है तो मोमेंटम का कांस्टेंट। चेंज विद टाइम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग में मोमेंटम था 5 और बाद में भी 5 है, तो मोमेंटम का चेंज कितना होता है? 0। जीरो होता है। तो कांस्टेंट का चेंज जीरो होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना। समझ आई है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। और जो दिव्यांशी ने बोला था उससे डायरेक्ट पता चला था कि अगर देखो मोमेंटम कांस्टेंट है मतलब मास और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, मतलब मास और वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है, तो हमारे पास ये पूरी चीज जीरो ही हो गई कि कुछ बदल ही नहीं रहा है। और फोर्स से ही बदलता था, तो अगर कुछ नहीं बदल रहा मतलब फोर्स भी क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो आप एक छोटा सा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg kept on a smooth floor। स्मूथ फ्लोर का मतलब है क्या नहीं है उसमें? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है, तो हमें फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं करना। अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, ये क्या मतलब इसका? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। एक्सिस के अलावा मतलब पॉजिटिव एक्स में फोर्स लग रहा है, इज अप्लाइड ऑन इट एट टाइम इक्वल्स टू 0। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। कैसे निकाल सकते हैं?
हमें मास दे रखा है 5 kg, फोर्स दे रखा है 3 न्यूटन आई कैप, F is equal to ma. F इक्वल्स टू ma, MA फोर्स दे रखा है 3 न्यूटन आई कैप, मास 5 kg है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आएगा बताओ कैलकुलेट करके। बताओ। अच्छा वेक्टर मत बताओ, वैसे बता दो। 0.6. 6 0.6. 0.6 आएगा बस, है ना। और इसके साथ हम यूनिट लगा सकते हैं, न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हो यहाँ पे, और या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब देखो ये फोर्स वेक्टर है यस और मैम। यहाँ पे मास तो स्केलर है, पर एक्सेलरेशन वेक्टर है। यस मैम अब दोनों के बीच में प्लस है, मतलब जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, यस मैम। कि दोनों साइड पॉजिटिव है। तो अगर मैं लिखती y इक्वल्स टू -x, तो अगर y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है, उल्टा हो जाता है। पर यहाँ पे दोनों साइड पॉजिटिव ही है, तो जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ का एक्सेलरेशन लगता था, यही बोला था न्यूटन के सेकंड लॉ ने। यस यस मैम। मैम तो एक्सेलरेशन में कौन सा वेक्टर आएगा? 0.6 क्या आई कैप आ जाएगा? आई वेरी कैप गुड। हाँ, क्योंकि फोर्स भी आई कैप में ही लग रहा था, तो जो उससे एक्सेलरेशन बना वो भी आई कैप में लगा, सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है ये सबको? यस मैम। यहां तक किसी को डाउट है अभी? किसी को डाउट नहीं है? नो मैम। मैम इसकी वैल्यू 0.6 कैसे आई? 0.6 कैसे है देखो, 3 डिवाइड बाय 5 करते हैं, 3 तो 5 से छोटा है, तो यहाँ पे हमें एक 0 लेना पड़ेगा, डेसिमल लगा यस दिया। मैम अब डिवाइड कैसे करेंगे दिव्यांशी? 6 मैम 30, 6 और 30 तो 0.6 आ गया। समझ आ गया सबको ये? यस मैम और कोई डाउट है अभी किसी को? नो मैम नो। किसी को भी डाउट नहीं है? अच्छा बाकी चैप्टर्स जो मैंने बताए हैं टेस्ट के लिए, प्लीज उनका भी प्रिपेयर करते रहो, और कोई डाउट हो तो बता देना। यस इस मैम बार अच्छे से देना है टेस्ट सबको। तो अभी आपकी कोई और क्लास है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, ma'am. वेलकम, बाय बाय।